रेडी स्टार्ट। आंदोलन शुरू होने के पहले ही प्रदेश सरकार ने 2 अध्यादेश जारी किए। एक नज़र निवारक नज़रबंदी अध्यादेश और दूसरा शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघों की सदस्यता को ऐच्छिक बनाने का अध्यादेश। आंदोलन शुरू होते ही संसोपा के प्रमुख नेता या तो निवारक नज़रबंदी कानून में या तहत धारा 107 के अधीन गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा ही समाजवादी युवजन सभा के नेताओं के साथ हुआ। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 18 साल पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, तब श्री गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, इसी तरह का कानून बनाया था और सारे प्रदेश के छात्रों ने इसके विरोध में बहुत ही उग्र और तेज आंदोलन किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का इसमें योग था। इस आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। डॉक्टर गयंदर ने पुलिस की गोली खाकर शहादत दी थी। आखिरकार छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा था और छात्र संघों की सदस्यता पुनः अनिवार्य बनानी पड़ी थी। श्री चरण सिंह इस सारे इतिहास से बखूबी परिचित हैं। इसके बावजूद उन्होंने फिर से छात्रों को इस सवाल पर छेड़ा है। इसके साफ तौर पर 2 कारण दिखाई देते हैं। एक कारण तो यही है कि समाजवादी युवजन सभा पिछले कई सालों से 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार, सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था, मातृभाषा में पढ़ाई, समाज शिक्षा, कॉलेजों विश्वविद्यालयों के प्रबंध में छात्रों की हिस्सेदारी जैसी मांग को लेकर लड़ाई करने के बजाय पहले से मिले हुए अधिकार के छिन जाने पर रक्षात्मक लड़ाई के लिए मजबूर हो जाएं। अध्यादेश का दूसरा उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी युवजन सभा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी सक्रिय शाखाएं सभी विश्वविद्यालयों में हैं और छोटे बड़े शहरों के छात्रों में भी युवजन सभा प्रभावशाली हैं। पिछले 10 सालों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में युवजन सभा के सदस्य छात्र संघों के अफसर चुने जाते रहे हैं और युवजन सभा के नेतृत्व में 1966 और 67 में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ भी लड़ीं, जिसमें दूसरी लड़ाई अंग्रेजी हटाने को लेकर थी और इसके कारण उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी का प्रभुत्व भी घटा। यद्यपि निरंतरता के अभाव में आंदोलन का असर पूरी तरह कायम नहीं रह सका। श्री चरण सिंह की मंशा साफ है कि छात्र संघों के रूप में छात्रों की एकता का जो यंत्र है वह खत्म हो जाए, ताकि कॉलेजों विश्वविद्यालयों में तरह तरह के कागजी संगठन खड़े किए जा सकें और श्री चरण सिंह सरकारी समर्थन के द्वारा भारतीय क्रांति के जुड़े संगठन शिक्षण संस्थाओं में खड़े कर सकें। जबकि इस समय छात्रों में भाक्रांत का कोई नाम लेवा भी नहीं। मान्यवर हमारे भाई जी ने जो अभी तकरीर की, उसने एक मूलभूत प्रश्न पैदा कर दिया है कि पिछड़े हुए हरिजनों को विशेष सुविधाएं देने से उनके अंदर हीनता का भाव पैदा होगा और उसके दिमाग में हीन भाव की ग्रंथि बनी रह जाएगी। सवाल बड़ा गंभीर है। मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में जो आज हमारे भाई पिछड़े हुए हैं, खासकर उसमें हरिजन भाई, उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें बाहर से उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर कोई सहायता ना दी जाए तो स्वतः अपने आप वह उठ पाएंगे। वह संदेहास्पद बात है और उठने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी, दूर और देरी की हो जाएगी। इसलिए मेरा अपना विचार है जो कि बाहरी सहायता उनके विकास और उत्थान में दी जा रही है वह कायम रखनी चाहिए। जहाँ तक उसकी नुमाइंदगी के अनुपात का सवाल है, जो भाई मैनेजर साहब ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको मानने से सरकार को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। जब संसद में, विधानमंडल में उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात पर है तो फिर नीचे की संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व उस अनुपात से ना हो, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए अनुसूचित भाइयों का प्रतिनिधित्व इन समितियों में वही होना चाहिए जो जनसंख्या में उसका अनुपात है। हमारे भाई उदल जी ने कहा है कि जब 18%
उनको सर्विसेज में स्थान देने की बात कही जा रही है और सरकार इस सिद्धांत को मानती है और यह भी कहती है कि अमल में उसको लाने की चेष्टा कर रही है, तो फिर इन जनतांत्रिक कमेटियों में या घटकों में उनको स्थान कोई ना दिया जाए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में वह हमारी जनसंख्या में है। 18% हमारी कुल जनसंख्या में उसका अनुपात है, तो 15% मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस आधार पर जरूर स्वीकृति प्रदान करे। कई देशों के अनुभव भी इस बात को बतलाते हैं कि पिछड़े हुए लोगों को उनकी संख्या से भी ज़्यादा नुमाइंदगी देकर उनके मनोबल को ऊंचा किया गया है। सोवियत कानून का अनुभव भी इस बात को बताता है कि पिछड़े हुए लोग, खासकर बोखारा के नवाब की रियासत जो तुर्किस्तान में थी, उसमें 5 कबालियाँ जातियाँ थीं। उनके साथ विशेष रियासतें प्रदान की गई थीं। उनकी संस्कृति में और भाषा के विकास के लिए, उनकी चतुर्मुखी विकास के लिए सभी प्रयास किए गए और अन्य इलाकों में जिनका पहले से विकास था उनका उतना विकास किया गया और उनका कार्यक्रम बहुत ऊंचा था। इसलिए हमारे पिछड़े हुए भाई जो हर प्रकार से पिछड़े हैं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर प्रकार से, उनके साथ हमारी जो रियासत का क्रम है, हमें लगता है कि उस क्रम में धीमापन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन उस ओर से पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वह इसलिए कि अभी जो बातें कही गई हैं कि हरिजनों में इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से चेतना पैदा होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इस कानून में इस तरह का प्रोविज़न ना हो, उसके अलावा क्या आप ऐसा नहीं कर सकते जो चीज़ आप कर रहे हैं।